तो सबसे पहले आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आज के युग में सभी को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और क्यों करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर अंशुमन जी को, जो कि कैंसर सर्जन है। इन्होंने अपना एमबीबीएस, एमएस, एमसीएच, एमआरसीएस किया है। सर इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट करते हैं सर, अपना क्लिनिक संभालते हुए, सर्जरीज करते हुए, उसके साथ मीडिया डिबेट्स में स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस करते हुए हम लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, हम लोगों को भी मार्गदर्शन देते हैं। इसीलिए सर परफेक्ट स्किल रहेंगे कि सर टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों को बता सकें। और इसके लिए हमारे साथ हैं वैद्य आरती, वैद्य उर्वशी जी और वैद्य आशुतोष जी, और जितने भी दर्शक हम लोगों से जुड़े हैं सभी का धन्यवाद। और मैं सबसे चाहूंगा कि इस लाइव को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल पाए। तो सर आपका एक और एक नया इंट्रोडक्शन सर मैं ऐड करना चाहूंगा, फाउंडर मेंबर ऑफ अनुभूति ट्रस्ट, जो कि आयुर्वेद और एलोपैथी के सामंजस्य के लिए बनाया गया है। तो हम लोग इस तरफ भी कार्य कर रहे हैं, तो इस तरफ भी सर काफी योगदान दे रहे हैं, हम लोगों के साथ समय स्पेंड कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े। धन्यवाद सर। हम लोग चाहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे सर आपसे। टाइम मैनेजमेंट की जहां तक जब बात आती है तो बात होती है समय प्रबंधन। अब देखिए, जब ये भारी भरकम शब्द आ जाते हैं तो मन में विचार चलने रहता है प्रबंधन, मैनेजमेंट, कुछ एमबीए का कोर्स करना होगा इसके लिए, क्योंकि टाइम है, टाइम क्या है, कैसे मैनेज करना है, तो इसके लिए भी बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज चालू हो गए होंगे, यूट्यूब पे वीडियोस भी चल रहे होंगे और बहुत सारी कहानियां चलती हैं। ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसको जरा समझिए। पहले तो एक जुमला चलाया गया, टाइम इज मनी। अब जैसे चला दिया गया टाइम इज मनी, तो पैसे के पीछे लोग दीवाने हैं, पागल हैं, भाग रहे हैं, तो टाइम के पीछे भागने लगे। तो मेरे सिद्धांत के, मेरे फिलॉसफी के हिसाब से कहीं ये सूट नहीं करता है ये टर्मिनोलॉजी, टाइम इज मनी। टाइम बिल्कुल अलग है, मनी बिल्कुल अलग है। अब ये क्यों कहा गया टाइम इज मनी? लोग उसको रेप्लिका करके देखने लगे कि कितना समय कहाँ इन्वेस्ट किया, उससे कितने पैसे कमाए। तो क्या समय का उपयोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही किया जाता था? ये बिल्कुल गलत है। समय का उपयोग बहुत जगह किया जाता है और समय का दुरुपयोग भी बहुत जगह किया जाता है। तो हर समय इसका परिणाम पैसा नहीं होता है, मतलब मनी नहीं होता, मॉनिटरी नहीं होता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप मनी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको टाइम को फिर मनी नहीं कहा जाए। जो ये मानते हैं कि समय हाथ से फिसल जाता है और पैसा भी हाथ से फिसल जाता है, तो उनके लिए फिर हो जाता है टाइम इज मनी। लेकिन क्या समय हाथ से फिसलता है? जो ये मानते हैं समय बीत जाता है, समय बीत रहा है या वक्त गुजरता है, उनसे मैं कहूंगा जरा कभी सोचिएगा, ये समय बीतता है या हम बीतते हैं? समय वही है, हम बीत रहे हैं। समय कहीं नदी के किनारे स्थित कोई चीज है और हम नदी के बहते हुए पानी हैं। अगर वो माइलस्टोन है, तो आज का समय जब हम बात कर रहे हैं हमारे लिए वर्तमान है, और जो हमसे आगे वाले आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भविष्य है, और जो इस समय को गुजर चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, उनके लिए अतीत हो चुका है। और जो हमारा भविष्य है वो किसी के लिए अतीत हो चुका है, हमारा भविष्य होने वाला है। इसलिए समय बीतता है, इसको जब तक सोचते रहेंगे तब तक आपको यही महसूस होता रहेगा कि टाइम, समय हाथ से फिसल जाता है, हाथ से निकल जाता है और हम समय को पकड़ नहीं पाते हैं। तो पहले तो ये सोचना भूल जाइए, हम बीत रहे हैं, समय वहीं खड़ा है। कैलेंडर, घड़ी, ये किसी इंसान की बनाई हुई चीज है, एक टेक्नोलॉजी है
जो ये बताती है कि रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से आप कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड, माइक्रो और नैनो सेकंड आगे या पीछे रुके हैं, आगे या पीछे बढ़ रहे हैं। ये एक परिकल्पना है आपको रिलेटिविटी के लिए, लेकिन एब्सोल्यूट सेंस में इंसान एक नवजात शिशु पैदा होता है, प्रौढ़ावस्था में आता है, युवा होता है, अधेड़ होता है, वृद्ध होता है, फिर इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। समय फिर भी रहता है और किसी और के लिए हो जाता है। तो समय वही है, हम गुजर रहे हैं। अब ये ऊहापोह की स्थिति क्यों बनी? हमने कोशिश की समय को पकड़ने की। आप ये समझ लीजिए, फिलॉसफी में कहा जाता है कि जिस चीज को पकड़ना आप चाहेंगे, द थ्योरी ऑफ क्लिंगिंग, जैसे बाज अपने पंजे में किसी चीज को पकड़ता है, क्लिंगिंग, क्लॉ से पकड़ता है। जितना आप किसी चीज को पकड़ेंगे, जैसे हाथ में आप मुट्ठी में रेत को बांधना चाहें तो रेत फिसल के निकल जाएगी। जितना आप समय को पकड़ के रखना चाहेंगे, समय आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि समय निकल गया। समय निकला नहीं, समय आपके सामने था, आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। वर्तमान एक ऐसी स्थिति होती है, प्रेजेंट, द मोस्ट फ्लूइड, द मोस्ट डायनेमिक स्टेट ऑफ द यूनिवर्स, जो इतना तरल है, जिसकी तरलता पानी से भी ज्यादा है और जिसकी सरलता एक नवजात शिशु से भी ज्यादा है। वर्तमान इतना तरल और इतना सरल है। आवश्यकता क्या है आपको वर्तमान को समझने की है? वर्तमान एक ऐसी दशा है जो भविष्य से के गर्भ से निकलकर अतीत के गर्त में जाने की दशा को वर्तमान कहते हैं। जब आप सोच रहे होंगे तो भविष्य आपके सामने वर्तमान बन के आएगा और कब अतीत हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप उस समय वर्तमान में मौजूद नहीं हैं, इसलिए आपको लगा समय निकल गया। अगर आप उसी समय वर्तमान में मौजूद हैं और वर्तमान में होने वाले सारे क्रियाकलाप से पूरी तरह सामंजस्य में जी रहे हों, तो आपके लिए वही समय बहुत ज्यादा महसूस होने लगेगा। हमारी समस्या उस समय क्या रहती है कि वर्तमान में हम कहीं और होते हैं, या तो अतीत की सोच रहे होते हैं, ऐसा क्यों हुआ, अतीत में हमारे साथ गलत हुआ, या भविष्य में आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, जिसकी असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी भविष्य की काफी हमारे अंदर होती है। तो वर्तमान को हम देख नहीं पाते हैं, और इसको ऐसे समझिए, एक खाली गोला है जिसमें हम जी रहे हैं, जो वर्तमान है। और उस खाली गोले से हम हर समय या तो पीछे देख रहे होते हैं या आगे देख रहे होते हैं, लेकिन उस गोले के अंदर नहीं देख रहे होते हैं। तो सबसे पहली जरूरत है कि उस गोले के अंदर देखना चालू करें, अपने वर्तमान में जीना चालू करें। जैसे अभी हमारी बातचीत हो रही है, हम वर्तमान की स्थिति में हैं, तो अभी वर्तमान की ही बात सोचेंगे। भविष्य मतलब अभी से आधे घंटे बाद आपका क्या प्रोग्राम फिक्स है, उसकी बात नहीं सोचेंगे, क्योंकि आधे घंटे बाद क्या होने वाला है ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। आपने कुछ प्लानिंग कर रखी होगी तो एग्जैक्टली आधे घंटे बाद आपकी वो प्लानिंग हो जाएगी, अगर आप वर्तमान को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हम भविष्य की सोचते हैं, वर्तमान हमारे आगे से निकलता हुआ अतीत हो जाता है। सबसे पहली सामंजस्य की आवश्यकता है कि समय और आप इसको समझें। तो अब आते हैं आज के टॉपिक पे, टाइम मैनेजमेंट, मतलब समय प्रबंधन। देखिए, बड़ी खास बात है, इसका टॉपिक ये नहीं दिया गया, या कहीं आपने देखा भी नहीं हो, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, ऐसा नहीं कहा गया। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, समय का प्रबंधन नहीं है। तो कहने का ये मतलब है, मैनेजमेंट ऑफ टाइम अगर पॉसिबल होता, संभव होता, तो कहा जाता मैनेजमेंट ऑफ टाइम।
लेकिन कहा गया टाइम मैनेजमेंट, मतलब शायद टाइम को मैनेज करना संभव नहीं है। लेकिन दो बातें इसमें रही, समय और प्रबंधन। तो समय के साथ सामंजस्य और प्रबंधन आपका, मतलब आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, समय के साथ सामंजस्य हो जाएगा। और इसी स्थिति को, इसी सिद्धांत को हम कहते हैं समय प्रबंधन। आपको अपने आप को मैनेज करना ज्यादा आसान है, और समय के पीछे अगर भागेंगे तो हर समय आप समय से पीछे ही रहेंगे, समय के साथ कभी नहीं चलेंगे। न समय के पीछे भागना है, न समय से आगे जाने की कोशिश करनी है। कुछ लोग आपको कॉर्पोरेट लैंग्वेज में ये सिखाएंगे, समय से हर समय आगे चलो। तो समय से आगे आप कैसे चल सकते हैं? क्या कोई ऐसी टाइम मशीन है जो आपको बता दे कि कब समय किससे आगे जाने के लिए आपको कितने स्पीड से जाना होगा? लाइट के स्पीड से जाना होगा, साउंड के स्पीड से जाना होगा? कोई फिजिक्स की थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर सकती है? ये संभव नहीं है। तो प्रबंधन अपने आप का करना है, और कैसे प्रबंधन करना है उस पर चर्चा करेंगे। समय के साथ उस प्रबंधन का सामंजस्य स्थापित करना है, समय प्रबंधन हो जाएगा, मतलब टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। होता क्या है, आप जरा सभी लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, आत्मविश्लेषण कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, और ये सोचिए, सुबह जब आप नींद से जगते हैं तो बिस्तर से उठने तक, नींद से जग गए वहां से बिस्तर से बाहर आने तक का समय आपने क्या क्या किया? सबसे पहले आमतौर पे जो आप करते होंगे, अंगड़ाई जम्हाई लेते होंगे। मतलब आप नींद से जगे लेकिन आप फ्रेश नहीं हैं, बिल्कुल तरोताजा नहीं जगे हैं, मतलब अगले दिन की तैयारी मानसिक रूप से आपकी नहीं है। कुछ और समय लेते हैं सोचने में। फिर शायद कुछ लोग अपने मोबाइल को उठाते होंगे, अपने सोशल मीडिया को खोलते होंगे, मेल, मैसेज, चैट कि रात में क्या क्या घटनाएं या दुर्घटनाएं घटी, या आपके नहीं होने के कारण, आपके नींद में होने के कारण क्या क्या अनायास हुआ होगा, जिसको जरा मैं चेक कर लूं। क्या ऐसा होता है? कभी ऐसा हुआ कि आपके मोबाइल खोलने से कुछ ऐसा पता चला हो जो नहीं पता चलना चाहिए था, या आपके सो जाने से कुछ खराब हो गया होगा? तो ये सोने के दरमियान भी आपके दिमाग में ये बात बैठी रही कि मैं सोने जा रहा हूं और इस बीच पता नहीं क्या क्या होने वाला है। वहां से जब आप अपनी दिनचर्या के लिए बढ़ते हैं, तब भी शायद कुछ लोगों के हाथ में मोबाइल होता होगा। कुछ लोग अपना ब्रश कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन उनके दिमाग में नॉन स्टॉप थिंकिंग चल रही होगी, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होगा। जो स्टूडेंट लाइफ में है वो शायद इतने क्लोज कांटेक्ट के साथ उठते होंगे कि जल्दी से आधे घंटे का समय है, इसमें मुझे फ्रेश भी होना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, और दौड़ते हुए कॉलेज जाना है। तो इसको समय प्रबंधन नहीं कहते हैं, क्योंकि अपने आप को आपने प्रबंधित नहीं किया। आप अपने आप को कुप्रबंधन में रख के चाह रहे हैं समय आपके साथ सामंजस्य में रहे। ये संभव नहीं है। तो आपकी दिनचर्या जब शुरू हुई, वहां से ही सब कुछ गड़बड़ होने लगा। तो पहले तो इसी को ठीक करना है। इसको ठीक करने के क्या रास्ते हैं? सबसे पहले अपने आप के लिए जीना सीखिए। इसका मतलब यह है, आपके जगने, आपके सोने से सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर प्रभाव होता है। आप अगर सोचते होंगे मेरे सो जाने से सब कुछ बंद हो जाने वाला है, या आपके जगने से ही सब कुछ चलने वाला है, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। आपको 3 रोल अपने आप में डिफाइन करना है। हिंदू एपिक, हिंदू फिलॉसफी के तहत कहा जाता है कि त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश।
आपको अपने आप का ब्रह्मा बनना है। मैं हर समय बताता हूं, बी गॉड ऑफ योर सेल्फ, GOD। इस बात को, इस सिद्धांत को जरा ध्यान से समझिएगा। गॉड ऑफ योर सेल्फ, कौन सा गॉड? भगवान वाला नहीं, अपने आप के लिए गॉड बनना है। G स्टैंड्स फॉर जनरेटर, अपने आप के रचयिता। O ऑर्गेनाइजर, पालनकर्ता। D डिस्ट्रॉयर, संहारक। सुबह जब आप जगते हैं, बी जनरेटर ऑफ योर सेल्फ, रचयिता। हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से ब्रह्मा को रचयिता माना गया है कि संसार के, सृष्टि के सृजन करता है। तो सुबह उठ के अपने पूरे दिन की प्लानिंग, जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है, एक एनालिटिकल सिस्टम तैयार किया जाता है, एक स्ट्रेटजी तैयार की जाती है, आप पूरे दिन की प्लानिंग कर दें, ब्रह्मा ऑफ योर सेल्फ। इन द डे टाइम, जब दिन की शुरुआत आपकी हो गई, स्टूडेंट कॉलेज जा रहे हैं, काम करने वाले अपने हॉस्पिटल, क्लिनिक या कहीं भी जा रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, बहुत सारा काम है, व्यापारी बिजनेस करने जाते हैं। बी ऑर्गेनाइजर ऑफ योर सेल्फ, विष्णु। विष्णु का काम है पालन करता, और जो परिकल्पना के तहत देखा जाता है, विष्णु एक समुद्र की लहरों पे लेटे हुए हैं, बड़े शांत भाव में लेटे हुए हैं, और उनके ऊपर शेषनाग फन मार रहा है, उनको छतरी लगा के बैठा हुआ है। तो इस तरह के लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, शेषनाग की तरह आपको घेर के खड़े हो जाएंगे, आपको डर लग सकता है, आप विचलित हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि ये मेरे काम में बाधा डालने आए हैं। आपको शांत भाव से विष्णु बनना है अपने दिन के लिए। समुद्र की बहुत सारी लहरें आएंगी, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो लगेगा जो मैंने आज प्लान किया वो सब आज चौपट होने वाला है, मेरा काम नहीं हो पाएगा। फिर भी शांत भाव से रहना है, विचलित होना है। जो ब्रह्मा बन के तैयारी की थी आज दिन में करने की, उस पे सचेतन अवस्था में बिल्कुल उस पे डटे रहना है, काम करना है। जब दिन पूरा हो चुका और अब घर लौटने का समय आया, हॉस्टल लौटने का समय आया, बी डिस्ट्रॉयर ऑफ व्हाट? GOD, डिस्ट्रॉयर, संहारक। शिव का रूप लेना है। अब आप दो रूप देख चुके, ब्रह्मा विष्णु का, शिव का रूप लेना है, डिस्ट्रॉयर ऑफ व्हाट? अब ये जो पूरे दिन आपने काम किया, तो इसका एक बाई प्रोडक्ट, साइड इफेक्ट के फॉर्म में एंजाइटी, जेलस, क्रोध, गुस्सा, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। इसको घर पहुंचने से पहले इसका संहार करना है, इसको खत्म करना है, और उसके बाद घर जाना है। जब घर जाएं तो आप बिल्कुल स्वच्छंद, उन्मुक्त और तनाव मुक्त घर पहुंचे। उस समय आप फिर से यू एंड योर सेल्फ हो जाएं। मतलब आप 3 रोल निभा चुके हैं, वापस जब घर में आए तो एक अलग रोल होगा आपका। ना अब ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश है, अलग रोल में घर पहुंचे। वहां आप किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी की पुत्री हैं। जिस रोल में आप हैं उस रोल को निभाना है। अब पीछे के रोल को भूल जाना है, न पीछे के काम को याद रखना है, न पीछे के रोल को याद रखना है। इसके लिए आपको कोशिश नहीं करनी होगी, मैं आऊंगा उस पर क्या करना होगा जो आप ऐसा कर सकते हैं। जब आप घर पहुंचे तो सबसे पहले तो रोल जिसमें है उस रोल में अपने आप को स्थापित करना है, स्व स्थापना। घर पहुंचते ही स्वस्थापित हो जाना है दूसरे रोल में। उसके बाद जो भी आपकी दिनचर्या का हिस्सा उस समय होता है, आपको फ्रेश होना होता है, कोई पूजा करते होंगे, कोई साधना करते होंगे, जो भी करते हैं, इस पे चर्चा करेंगे आगे। करने के बाद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण में क्या करना है
कि जो आपने आज दिनचर्या तैयार की थी ब्रह्मा बन के, क्या विष्णु बन के पूरी तरह पालन कर लिया और उसके बाई प्रोडक्ट को संहारक महेश बन के खत्म किया, डिस्ट्रॉय कर लिया? कर लिया, बहुत अच्छा। क्या आपके कारण किसी को चोट तो नहीं पहुंची, किसी को दुख तो नहीं हुआ, हर्ट तो नहीं हुआ? अगर हुआ तो क्यों हुआ? अगर उसमें आपकी तरफ से कोई कमी रही तो उस पे सुधार में क्या करना है, उसको सुधार करना, लेकिन उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। लेकिन आप किसी के कारण दुखी हुए तो उसको मन में नहीं रखना है। कारण क्या है कि आप उसका हिस्सा नहीं है, किसी और ने आपको दुखी किया। अब इसको ऐसे समझिए, कोई गिफ्ट लेके आपके घर आता है, आपको गिफ्ट देना चाहता है, आप गिफ्ट लेना नहीं चाहते हैं, उनको धन्यवाद कह के मना कर देते हैं कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। फिर क्या करेंगे? वो गिफ्ट अपने पास ले जाएंगे। तो जब भी कोई आपको इस तरह से तनाव देना चाह रहा हो, आप अगर तनाव लेना नहीं चाह रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो गिफ्ट उन्हीं के पास रहेगा। तो अगर किसी दूसरे के व्यवहार के कारण आपको कोई तकलीफ लगा कि तकलीफ होने वाली है, तो आप छोड़ दीजिए, आपका हिस्सा नहीं। जैसे आप छोड़ेंगे तो ये आपका हिस्सा नहीं बनेगा, धीरे धीरे आपके ये आदत में बन के रह जाएगा कि आपको कोई तनाव दे ही नहीं पाएगा। उसके बाद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बाद कैसे क्या किया जाए कि आप इस भाव में उतर सकते हैं? इंसान 3 स्थिति में जी सकता है जो आज हम लोग सभी लोग दुनियावी जिंदगी में जी रहे हैं। इसमें अधिकतम लोग अटैचमेंट, पॉसेसिवनेस की हालत में जीते हैं। सब कुछ मेरा है और मैं सब कुछ कर सकता हूं। सबसे पहले इस बात को मन से निकालना पड़ेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। न करने की जरूरत है, न करना संभव है। दोनों बातें अति महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जब आप सब कुछ नहीं कर सकते, करना भी संभव नहीं, करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, प्राथमिकता, कि क्या क्या कितनी आपकी जरूरत है। उन जरूरतों को कैसे कैसे आप एक प्लानिंग करें। जो लोग सोचते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ पा सकता हूं, सब कुछ मेरा है, उस स्थिति कहते हैं अटैचमेंट, आसक्ति का भाव। सब कुछ चाहिए उनको और एट द एंड रिजल्ट क्या होता है? उनके पास कुछ भी नहीं होता है। दूसरी स्थिति हो सकती है विरक्ति की, डिटैचमेंट। कुछ लोग क्लेम करते हैं, जो भगवाधारी लोग होते हैं, कि वो विरक्ति की स्थिति में आ गए हैं। विरक्ति की स्थिति मतलब उनके पास सुविधा या नहीं है, या सुविधा से दूर जाके, सुविधा को अवॉइड करके या सुविधा को अनदेखी करके, अगर उससे दूर होके कहते हैं मेरे पास सुविधा नहीं, मैंने सब त्याग दिया है, तो ये त्याग नहीं है। कारण ये है, कमल वही होता है जो कीचड़ में खिल के भी साफ रहे। तो अगर गृहस्थ जीवन में रह के अगर ये भौतिकवादी चीजें उसको लुभा नहीं रही हो, तब तो मैं मानूं सन्यासी है। लेकिन अगर सांसारिक जीवन छोड़ के जंगल में जाके कोई रहे और कहे कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं और मैं सन्यासी हूं, तो सन्यासी नहीं है। तीसरी स्थिति हो सकती है अनासक्त की स्थिति, नीदर डिटैच नॉर अटैच। ये कहीं भी रहेगा तो वर्तमान में जिएगा। आज हम बैठे हैं, हम आपके साथ हैं, यहां से चले जाएंगे, जहां होंगे वहां के साथ होंगे। न अभी की मुझे अतीत की यादें मुझे सताएगी, न भविष्य की चिंता मुझे दुखाएगी। अनासक्त की स्थिति, नीदर अटैच्ड नॉट डिटैच, ये प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगते हैं। जब एक ऐसी स्थिति, ऐसा मनोभाव आपका होने लगेगा, धीरे धीरे आप देखें कि बाई चॉइस, बाई चांस आप उसी बलून में आ जाएंगे जो वर्तमान का बलून है। जहां आप होंगे, आप अपने को प्रबंधित करेंगे और समय का सामंजस्य आपके साथ चलने लगेगा।
मतलब समय को आपको पकड़ने की जरूरत नहीं होगी, वही समय आपके लिए बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपकी जरूरतें इतनी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रायोरिटाइज कर लिया लाइफ को, अनासक्त का भाव हो गया और वर्तमान में जीने लगे। अगर इन 3 चीजों को करते हैं तो समय आपको इतना ज्यादा मिलता है कि आप उस समय को सोचते हैं और मैं क्या करूं, अभी बहुत सारा समय बचा है, बहुत कुछ करना भी है, और क्या क्या मैं कर सकता हूं, ये स्थिति होती है। जी वैद्य